सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 के 12th लेवल के जीके जीएस की जो 14 अगस्त की जितनी भी शिफ्टें थी गाइज, उन सभी शिफ्टों के आधार पर जो आपके आने वाले प्रश्न क्या होंगे, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके क्या होंगे, उन सभी प्रश्न को हम एक एक करके देखेंगे गाइज। और मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी ताकि यहाँ पे जितना भी आपका कंफ्यूजन होगा, आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन किया है, जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन भी क्लियर होगा। अब प्लस यहाँ पे एक चीज आपको बेनिफिट ये भी होगा कि जो चीज ये आपका आपको नहीं भी पता होगा ना, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा अहमदाबाद में है, बोध गया में है, सारनाथ में है या फिर तिरुवनंतपुरम में है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये बोध गया में है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें बोध गया आपका कहाँ पड़ता है, तो बोध गया आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इसका आपको ऊंचाई याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि बोध गया में सबसे ऊंची प्रतिमा है तो कितना है गाइस, तो याद रखिएगा 24 मीटर। 24 मीटर की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो प्रतिमा है, ये इसका जो है निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था। निर्माण कार्य, ठीक है, तो इसका निर्माण कार्य था गाइस, याद रखिएगा 1982 में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है ना, 1982 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और ये किस चीज से बना हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा ये बलुआ पत्थर और लाल ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और लाल ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गाइस कि गौतम बुद्ध की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है बोध गया में, तो यहाँ पे जो है ये प्रतिमा बना हुआ है, ये बोध गया बहुत स्पेशल जो है इनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या हुआ था, बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ गए, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपके बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो बोध गया में है, ये तो यहाँ पे बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। लेकिन एक और पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक है आपका जो है हैदराबाद का जो हुसैन सागर झील है गाइस, वहां पे भी बुद्ध की एक ऊंची प्रतिमा है। हैदराबाद का, हैदराबाद में कौन सा झील है गाइस, तो याद रखिएगा हुसैन सागर झील, हुसैन सागर, हुसैन सागर झील। और इसी झील के बीचों बीच, ठीक है ना, इसी झील के बीचों बीच में जो है बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है ना, लिख लीजिए झील के बीचों बीच, झील के बीचों बीच बुद्ध की ऊंची प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे भी सबसे ऊंची प्रतिमा है, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो है ये मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है ना, याद रखिएगा एक ही पत्थर से बना हुआ है, एक ही पत्थर से बना है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, जो हुसैन सागर में जो झील के बीचों बीच जो है बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो एक ही पत्थर से बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है हुसैन सागर वाली झील की, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 18 मीटर। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि गति और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। तो गति के और उसके उदाहरण के संबंध में जो है गलत युग्म कौन सा है, दोलन गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति या फिर स्थानांतरीय गति। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है
दोलन गति जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इन सभी का आपको एक एक लाइन में परिभाषा बताती हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ दोलन गति क्या है? दोलन गति ये है कि जब कोई वस्तु जो होता है वो एक निश्चित बिंदु के जो है चारों ओर आगे पीछे दोलन करती है, ठीक है ना। जो पेंडुलम वगैरह होता है, यानी कि जो है आपने देखा होगा जो पेंडुलम नहीं है, आगे पीछे, ठीक है ना। उस वो जो है करती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोलन गति कहते हैं, ठीक है। वो कौन सा गति में आएगा? वो भी गति ही होता है, लेकिन दोलन गति में होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक निश्चित जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर आगे पीछे करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोलन गति कहते हैं। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो है गति के संबंध में जो है ये गलत है, क्योंकि ये गति जो करती है ये आगे पीछे करती है, ठीक है ना। ये आगे जाती है फिर पीछे आती है। जैसे अगर मैं आपको बाकी के एग्जांपल में मैं बताऊं, जैसे कि आवर्त गति, तो इसमें क्या होता है? आवर्त गति क्या होता है कि जब कोई गति जो है वो निश्चित अंतराल पर जो है बार बार दोहराई जाती है, ठीक है ना। जब कोई गति निश्चित अंतराल पे, ठीक है ना, निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस घूर्णन गति आपका कौन सा हो गया? तो घूर्णन गति का भी यहाँ पे याद रखिएगा। घूर्णन गति यानी कि जब कोई वस्तु जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के, ठीक है ना, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, चारों ओर घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस? उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और एक आपका लास्ट बच गया कौन सा गाइस? तो एक आपका बच गया स्थानांतरीय गति, ठीक है ना। तो इसका क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है सीधी रेखा में चलती है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीधी रेखा या फिर वक्र रेखा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको फॉर्मूला याद, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जब कोई वस्तु, ठीक है ना, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है, ठीक है ना, सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जाती है, दूसरी स्थान की ओर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थानांतरीय गति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोलन गति की एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पे दोलन गति का आपके जैसे हो गया, यहाँ पे क्या बोले कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर आगे पीछे करती है। तो एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे कि झूले की गति में, अब झूला एक ही जगह होता है, ठीक है ना, लेकिन उसका क्या होता है? उसका जो गति होता है वो आगे पीछे होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोलन गति का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आवर्ती गति की क्या बात बोल रही है कि जब कोई वस्तु जो है ये निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, ठीक है ना। तो निश्चित अंतराल पे बार बार दोहराई जाती है, जैसे घड़ी की सुई की गति जो होती है वो जो है निश्चित अंतराल पे होती है और बार बार उसको दोहराई जाती है, ठीक है। अब जैसे हार्ट बीट हो गया, ये आवर्त गति का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं लिख ही देती हूँ क्या, क्योंकि आपसे ना एग्जाम में ये भी पूछता है कि एग्जाम्पल ही पूछेगा ज्यादातर, ठीक है ना। ये तो मैं आपको सिर्फ याद रहे, आप समझ पाए इसलिए मैं ये लिखी हूँ, ठीक है ना। या फिर आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन दे सकता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर आगे पीछे करती है तो उसे हम कौन सा गति कहते हैं, ठीक है ना। वो निम्न में से आपको दे देगा। या फिर दोलन गति के आप जो है दोलन गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम्पल में दे सकता है। तो ये जो मैं पॉइंट लिखाई हूँ इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं दोलन गति के एग्जाम्पल भी लिखा देती हूँ। दोलन गति का एग्जाम्पल क्या हो गया? यानी कि झूले की गति, ये दोलन गति का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं आवर्ती गति, आवर्ती गति में भी आपको क्या बोला गया है कि जब कोई गति निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, तो निश्चित अंतराल पे बार बार दोहराई जाती है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके जो है घड़ी की सुई की गति, ठीक है ना, घड़ी की सुई की गति, ठीक है, घड़ी की सुई की गति हो गई। या फिर जो है दूसरा भी एग्जांपल याद रखिएगा, हार्ट बीट, हार्ट बीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा आपसे क्या बोल रहा है, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। सबसे सीधा सा एग्जांपल हो गया इसका, एग्जांपल जब कोई अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, ये कौन है, जैसे पृथ्वी की जो अपनी धुरी की पर जो है वो अपनी गति पर ही घूमता है। अगर मैं घूर्णन गति की बात करूं तो जो है आपका पंखे की गति अगर आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंखे की गति हो गई, पंखे की गति हो गई, ठीक है। या फिर जो है आपका कौन सा हो गया, जो है पृथ्वी की जो है अपनी धुरी पर गति, पृथ्वी की अपने धुरी पर गति। थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखा रही हूँ, पृथ्वी के अपने धुरी पर गति। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं स्थानांतरीय गति की बात करूँ तो इसके आपसे क्या करें कि जब कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, तो ये तो है, ये चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, ये सब जो है आप देखिए, चलती हुई कार जो है ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, वो भी सीधी रेखा में जाती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ पाएंगे अगर मैंने ये जो एग्जाम्पल लिखाया है इसका, कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक स्थान से, तो ये आप समझ पाएंगे, और अगर अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा भी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है, तो बताइए, गंगा नदी, चिनाब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गोदावरी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, भारत में कौन सी नदी उत्पन्न नहीं होती। अब जैसे अगर मैं गंगा नदी की बात करूं, तो गंगा नदी तो ये राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, गंगा नदी तो ये राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है। अच्छा, इसका लंबाई याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसका जो है 2525 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो उत्पन्न की बात कर रहा है कि यहाँ से जो है कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसके उद्गम की बात कर ले, उद्गम या फिर उत्पन्न बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्गम जो है ये भारत से ही होता है, ठीक है ना, इसका उद्गम भारत से होता है। और भारत के कहाँ से होता है guys? तो याद रखिएगा, ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर ये आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये हो गया, तो गंगा नदी तो ये भारत से ही उत्पन्न होता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब जैसे अगर मैं चिनाब नदी की बात करूँ, ठीक है, तो मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ, जैसे ब्लैक कलर, ठीक है। तो चिनाब नदी की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा, चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर में जो है बारालाचा दर्रे से होता है। तो जम्मू कश्मीर आपका भारत में ही है, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बारालाचा दर्रे से, बारालाचा दर्रे से, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तो यहाँ पे तो अलग कलर ले लेती हूँ, रेड कलर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करिए, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, ये भारत से नहीं होता, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में होता है, ठीक है, तिब्बत में यहाँ इसका उद्गम होता है। और कहाँ पे होता है, तिब्बत की जो मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास, ठीक है, इसका उद्गम होता है। अब यहाँ पे जो है लास्ट आपका कौन सा बच गया, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है guys? तो याद रखिएगा, इसका उद्गम होता है, तो ये जो है तिरमकेश्वर से, ठीक है ना, तिरम्बकेश्वर, तिरमकेश्वर से
और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? तो गाइस याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो गोदावरी नदी जो है गाइस, याद रखिएगा इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और अगर पूछा जाए कि जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो कौन से संशोधन ने? 73वां संविधान संशोधन ने, 93वां संविधान संशोधन ने, 86वां संविधान संशोधन ने, या फिर 44वां संविधान संशोधन ने? तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार बना दिया था शिक्षा के अधिकार को? तो गाइस जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले हम 86वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 2002 में, 2002 में हुआ था। और इसके तहत जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ये प्रश्न ये भी पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, या फिर कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें आपको जो है, जिसमें क्या था गाइस, जिसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार मिला था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 6 से लेकर के कितने वर्ष हो गए? 14 वर्ष हो गए। ठीक है ना, 14 वर्ष, 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य जो है शिक्षा का अधिकार मिला था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन में जो है इसमें इसके तहत जो है ये क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा मिला था। तो पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला या कब मिला? तो याद रखिएगा अगर कौन सा संविधान संशोधन पूछे तो 73वां संविधान संशोधन कब मिला? तो 1992 में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? ये 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, 2 में नहीं, 2005 में। ठीक है, 2005 में 93वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें जो है ये क्या हुआ था? इसमें जो है शैक्षिक संस्थानों में जो है जो पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है 93वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है, पिछड़े, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण की व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 46वां तो मैं बता चुकी हूँ। अब आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है,
44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और ये किससे जो है, जो 44वां संविधान संशोधन में जो है आपातकालीन अधिकारों को सीमित किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे लिखवा देती हूँ। आपातकालीन पूछा जाता है कि आपातकालीन अधिकारों को जो सीमित किया गया था, अधिकारों को सीमित किया गया था, अधिकारों को सीमित किया गया। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत गए तो याद देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत गए, 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो आपका जो है संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन जो होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख देती हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई भी कंफ्यूजन रहे, जितना कंफ्यूजन हो आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, भले आपके मन में आपने पढ़ाई की होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत सारा डाउट होगा, इसलिए मैं सारी पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ guys, तो याद रखिएगा यहाँ पे अभी आपका एग्जाम है, तो अभी आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, नोट बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कोई चीज ऐसा है जो जहाँ पे आपको चीजें लगता है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, या फिर जो है क्योंकि आप लोग खुद एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, और प्लीज जो चीज आपको अगर नहीं पता है, एकदम नहीं पता है, प्लीज उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो है आप लिख लीजिएगा कि संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन, संशोधन ये जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया है, तो कौन से पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया, छठा पंचवर्षीय योजना को, तीसरा पंचवर्षीय योजना को, पांचवा को, या फिर आठवां को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवा को कहा गया। क्यों कहा गया मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये बता देते हैं कि इन सब का जो है अवधि कब से कब तक था। जैसे अगर मैं छठा पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इसकी अवधि थी 1980 से 1985। ठीक है, अवधि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1980 से 1985। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करूं, इसकी अवधि थी 1961 से लेकर 1966। इसके बाद अगर मैं बात करूं आठवीं पंचवर्षीय योजना की गई तो याद रखिएगा ये है 1992 से 1997। 1992 से 1997 ये है आठवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है रोलिंग प्लान मैं आपको समझा देती हूँ। रोलिंग प्लान एक्चुअली क्या था, रोलिंग प्लान जो है ये जो है जब पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उस समय किसका कार्यकाल था, इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। ठीक है, जब वो उनका जो है कार्यकाल जब ये हुआ, तब जो है सत्ता में कौन आई, तब सत्ता में आई गई देखिएगा जनता पार्टी जो है सत्ता में आई थी। ठीक है, जनता पार्टी जो है जनता पार्टी सरकार जो है सत्ता में आई, सरकार सत्ता में आई। ठीक है, तो जब ये सरकार जो है सत्ता में आई थी तो गाइस याद देखिएगा उन्होंने क्या किया था, इस योजना को जो है समाप्त कर दिया था। इन्होंने क्या किया था गाइस याद देखिएगा, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इस योजना को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, योजना को इन्होंने समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसी के स्थान पर, ठीक है, इस योजना के स्थान पे जो इन्होंने क्या किया, रोलिंग प्लान को लाया। ठीक है, रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान की इन्होंने जो है कब गए याद रखिएगा 1978 से 80 के बीच में। ठीक है, 80 में जो है याद रखिएगा रोलिंग प्लान की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसी को रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत की, तो ये जो है ये कब हुआ था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जो रोलिंग प्लान थी गाइस, इसमें एक्चुअली था क्या, ये जो है एक बहुत ज्यादा ही लचीली योजना थी। ठीक है ना, इसमें इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो हर वर्ष जो है योजना की इसमें जो है समीक्षा की जाती थी, जबकि जो पंचवर्षीय योजना में वो 5 सालों की जो है उसको किया जाता था, और हर साल इस योजना की समीक्षा करना बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो ये बहुत लचीली थी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी सरकार हटी, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर से पंचवर्षीय योजना सब चलने लगा था। ठीक है, तो यही बीच में इसका आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक पेश कर सकता है। तो सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है गाइस? तो ये जो है सांसद जो मंत्री नहीं है या फिर संसद के किसी भी सदन में कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि लोकसभा के में जो है वो मंत्री पेश कर सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में, संसद तो कितना सदन होता है? 2 सदन होता है। एक आपका जो है लोकसभा होता है, ठीक है, एक आपका कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। राज्यसभा। अब इसमें जो है राज्यसभा, इसमें जो है कोई भी मंत्री जो है ये सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। अगर मैं कोई भी मंत्री, इस दोनों सदन में जो है कोई भी मंत्री, अब ये मंत्री कौन हो सकता है? तो मंत्री जरूरी नहीं कोई कोई भी मंत्री, जैसे आपके जो है गृह मंत्री भी हो सकते हैं, ठीक है, गृह मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। कोई भी मंत्री जो है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है कौन सा वित्त मंत्री हो सकते हैं। तो कोई भी मंत्री जो है ये सरकारी विधेयक पेश कर सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि सरकारी विधेयक जो है ये होता क्या है? सरकारी विधेयक वो होता है जिसमें जो है सरकार की नीति होती है या फिर जो है प्रशासनिक सुधार या फिर बजट आदि से जो संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो सरकारी विधेयक क्या होता है ये लिख लीजिए, सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको समझा दी हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये आपको समझा देती हूँ कि ये इसमें जो है क्या होता है, सरकार की नीति होती है। सरकार की नीति। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार से संबंधित होता है विधेयक, ठीक है, प्रशासनिक सुधार से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। और याद रखिएगा एमाइलेज जो है आपको याद रखना है, ये जो है 2 स्थानों पर बनता है, ठीक है, 2 स्थानों पर बनता है, पूछ सकता है, याद रखिएगा 2 स्थानों पर बनता है, ठीक है। तो 2 स्थानों पर बनता है, तो कौन कौन सा स्थानों पर बनता है guys? तो पहला लार ग्रंथियों में, ठीक है, पहला लार ग्रंथियों में बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लार एमाइलेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लार एमाइलेज कहते हैं। लार एमाइलेज, लार एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ये आपका कौन सा बनता है? दूसरा जो है अग्नाशय में बनता है, ठीक है। दूसरा आपका कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में बनता है, 2 स्थानों में बनता है, ठीक है, जिसे हम अग्नाशय एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एमाइलेज जो होता है guys, याद रखिएगा लार में पाया जाने वाला पहला एंजाइम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एमाइलेज जो होता है लार में पाया जाने वाला पहला एंजाइम होता है, ठीक है। पहला एंजाइम, पहला एंजाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है guys? तो लाइपेज जो है ये वसा को तोड़ता है, ठीक है ना, ये वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन जो है guys, याद रखिएगा ये प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन पौ से प्रोटीन, याद रखिएगा प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूँ तो ट्रिप्सिन जो है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को क्या करता है वैसे याद रखिएगा, ये प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी लिख लीजिए। ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ता है। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स और किस में तोड़ता है?
पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि पुथंडू जो है ये किस राज्य का नववर्ष है, महोत्सव है। तो पुथंडू जो है ये किस राज्य का नववर्ष है गाइस? तमिलनाडु का नववर्ष है, केरल का है, कर्नाटक का है या फिर महाराष्ट्र का है। तो पुथंडू जो है ये तमिलनाडु का, बहुत लोगों को लगता है कि पोंगल जो फेस्टिवल है गाइस वो तमिलनाडु का नववर्ष है, लेकिन पुथंडू तमिलनाडु का नववर्ष है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ केरल का, तो केरल का नववर्ष कौन सा है गाइस? यह देखिएगा, केरल का नववर्ष आपका हो गया विशु। विशु जो महोत्सव है ये जो है किसका है? विशु केरल का है, ठीक है। विशु केरल का नववर्ष है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कर्नाटक, ये जो है कर्नाटक का नववर्ष कौन सा है? उगादि, ठीक है। उगादि जो है ये कर्नाटक का है। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र का आपका कौन सा हो गया? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। पुथंडू जो है ये कब मनाया जाता है? पुथंडू जो है ये हर साल, हर वर्ष जो है ये 14 अप्रैल को, 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है वो त्याग पत्र दे दिया था। यानी कि जो है स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष के पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो कौन थे वो? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विठल भाई पटेल या फिर फिरोज शाह मेहता। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जो है सी आर दास, यानी कि चितरंजन दास, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही जो है कांग्रेस के पद से जो है त्याग दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है स्वराज पार्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम स्वराज पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वराज पार्टी की जो है guys, देखिएगा स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी guys, देखिएगा 1923 में, ठीक है। 1923 में हुआ था। और डेट भी याद रख लीजिएगा, 1923 में जो है वो 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो दो लोगों ने मिलकर की थी। पहला नाम आपको याद रखना है मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, नेहरू और प्लस कौन? जैसे देखिएगा सी आर दास, सी आर दास, शॉर्टकट लिख देती हूँ, ठीक है, चित्तरंजन दास। तो इन दोनों ने मिलकर किया था। और कहाँ किया था गैस? या देखिएगा इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये स्थापना से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है विठल भाई पटेल से याद रखिएगा, इस इन्हें जो है याद रखिएगा केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और जो अब ये जो थे संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो थे ये संस्थापक थे, संस्थापक। इन दोनों ने ही मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। और याद रखिएगा ये जो है जो ब्रिटिश की जो संसद थी हाउस ऑफ कॉमन्स में जो याद रखिएगा इन्होंने ये सदस्य थे, ठीक है ना, सांसद चुने गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश का संसद, ठीक है। ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या था? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स।
हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है याद रखिएगा कब 1892 से 1895 तक, 95 तक जो है याद रखिएगा ये जो है सांसद चुने गए थे, ठीक है, सदस्य थे। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है इसकी दादा भाई नौरोजी को जो है याद रखिएगा, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसोसिएशन, सही से लिख लीजिएगा, एसोसिएशन, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 3 बार अध्यक्ष थे, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 3 बार अध्यक्ष बने थे। और 3 बार जो अध्यक्ष बने थे गाइस, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, ठीक है। 3 बार जो अध्यक्ष बने थे वो कब कब बने थे और कौन कौन सा अधिवेशन था। तो पहले बने थे 1886 में, जो कि कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी बार इन्होंने कब किया था, पहला तो 1886 हो गया, दूसरा आपको याद रखना है 1893, 1893, और तीसरा याद रख लीजिएगा 1906। तो पहले हम बात करेंगे 1893 की। तो 1893 में कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन था। और 1906 में जो ये कौन सा, ये भी कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। तो ये 3 बार जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष ने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी गाइस, 1978 में, 1990 में, 1982 में, या फिर 1992 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पूरी डेट की बात करूं तो इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिएगा कि नाबार्ड का जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। NABARD। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है गाइस, याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म है, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस तो इसका जो है नाबार्ड का कार्य क्या है, नाबार्ड का कार्य क्या है उसे हम देखेंगे। तो नाबार्ड का कार्य क्या है याद रखिएगा, ये जो है ग्रामीण बैंकिंग और जो है सहकारी संस्थाओं की जो है वित्तीय सहायता करना जो है इनका काम है, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक,
ग्रामीण बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और सहकारी, ग्रामीण बैंकिंग और सहकारी संस्थाओं, संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, सहायता देना। ठीक है, ये इसका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है ये कौन से वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब की थी विलियम हार्वे ने? तो 1628 में खोज की थी। ये खोज कब की थी गाइज? 1628 में। ठीक है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा इन्होंने रक्त समूह की खोज 1900 में की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपके अगला नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? नाभिक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो कहीं कहीं पे आपसे नाभिक भी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या फिर जो है या भी आपको न्यूक्लियस भी दे सकता है। न्यूक्लियस ही पूछेगा बट वो हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस। तो नाभिक की खोज की थी, कब की थी गैस? याद रखिएगा 1831 में। नाभिक की खोज 1831 में की। ठीक है, 31 यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। 1831। ठीक है, 1831 में की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो रॉबर्ट हुक ने, बहुत लोगों को पता भी होगा कि जो है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1665 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित जो राष्ट्रीय गीत क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, तो याद रखिएगा तो ये जो है किस उपन्यास का हिस्सा था गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका जो है ऑप्शन ए दुर्गेश नंदिनी का, आनंद मठ का, देवी चौधरानी का या फिर जो है कपाल कुंडला का। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ का। और आनंद मठ की अगर मैं बात करूँ गाइज तो याद रखिएगा आनंद मठ का जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में प्रकाशित हुआ। अब बात करते गए तो याद रखिएगा वंदे मातरम गीत की रचना कब हुई थी? वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत की रचना। ठीक है, गीत की रचना ये कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1800 आपके जो है 74 में। 1874 में रचना हुई थी। ठीक है, और 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। और याद रखिएगा इसे पहली बार कब गाया गया था गाइस? तो याद रखिएगा पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया। तो पहली बार गाया गया कब था गाइस? तो याद रखिएगा पहली बार गाया गया था 1896 में। 1896 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये जो है याद रखिएगा कांग्रेस का कैवा अधिवेशन था? कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इसके बारे में मैं पॉइंट लिखा रही हूँ। ठीक है, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। अधिवेशन, अधिवेशन था। ठीक है, और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? पूछा भी जाता है कि कांग्रेस के जो है कैमे अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था गाइस, वंदे मातरम। तो याद रखिएगा 12वां अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला
सयानी इस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय व्यक्तित्व ने जीता था। तो अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? मनमोहन सिंह ने, अमर्त्य सेन ने, रघुराम राजन ने या फिर पी चिदम्बरम ने। तो गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मनमोहन सिंह जो थे ये आपके जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नोबेल में मिला था उनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप यहाँ से भी सोच सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह की अगर मैं बात करूँ तो ये थे पूर्व प्रधानमंत्री थे। रघुराम राजन की बात करूँ तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पी चिदम्बरम जो है ये पहले वित्त मंत्री थे। तो बचे कौन? बचे अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार से 1998 में सम्मानित किया गया। 1998 में सम्मानित किया गया था। और इनका योगदान क्या था? इन्होंने योगदान क्या दिया था? इनका योगदान क्या था? तो इनका योगदान था, इन्होंने जो है विकासशील देशों में जो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और जो है इनका जो ये था सामाजिक न्याय पर जो है इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो क्या था इनका? विकासशील 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 देशों विकासशील देशों में कल्याणकारी विकासशील देशों में कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय पे कार्य किया था। ठीक है, सामाजिक न्याय पर। तो इनके योगदान के लिए जो है इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। और एक और जो व्यक्ति थे, अभी तक जो है सिर्फ दो ही व्यक्ति को अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। एक अमर्त्य सेन हो गए और दूसरा नाम किनका है गाइस? याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी का। सिर्फ अभी तक ये दो ही व्यक्ति हैं। ठीक है, बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को कब मिला था गाइस? तो 2019 में सम्मानित किया गया था। 2019 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2019 में सम्मानित किया था। इन्होंने भी वैश्विक गरीबी उन्मूलन पे जो है काम किया था। बट इतना ही पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे जरूरी चीज है, याद रखिएगा, ये दोनों जो थे, दोनों कहाँ के थे गाइस? तो याद रखिएगा, दोनों पश्चिम बंगाल में हैं। दोनों जो है दोनों ही पश्चिम बंगाल के, दोनों ही पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो रीट जारी जो करता है तो वो किसको प्राप्त है गाइस? तो अनुच्छेद 32 को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रीढ़ जारी करता है। इसके बाद अगर आपको याद रखना है कि जो है संविधान का हृदय और आत्मा जो है ये किसने कहा था? अनुच्छेद आर्टिकल जो 32 है, इसको किसने कहा था कि ये संविधान संविधान का हृदय और आत्मा आत्मा किसने कहा था गाइस? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है किसी के भी, तो वो सीधे जो है आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल जो है आपका 136 में क्या कहा गया? जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है विशेष अपील अधिकार जो है ये किसमें है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की
विशेष अपील अधिकार, विशेष अपील अधिकार जो है ये किस में गए, याद रखिएगा आर्टिकल 136 में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 जो है इसमें क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना जो है ये किसमें है? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है ऐसा देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना किस आर्टिकल से, 143। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब आपका बचता है 131। 131 में आपका किससे संबंधित है, तो यह देखिएगा ये राज्य और केंद्रों के बीच जो विवादों का जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका जो है उनकी मूल अधिकारिक में आता है, ठीक है ना। तो यह देखिएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीचों के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो ये उनका मूल अधिकार इसी आर्टिकल के तहत है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के तटीय मैदान के किस भाग में उत्कल मैदान स्थित है। तो कौन से भाग में, ये मालाबार तट के भाग में, कोंकण तट के भाग में, पूर्वी तटीय मैदान या फिर पश्चिमी तटीय मैदान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान की बात करूँ गाइस तो इसमें जो है आपको याद रखना है ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी के किनारे, खाड़ी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यह देखिएगा ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु तक फैला है, ठीक है। और गैस याद रखिएगा ये पूर्वी तटीय मैदान की जो है याद रखिएगा ये जो मैदान है ये मैदान क्या होता है, यहाँ की मैदान जो है वो चौड़ा और याद रखिएगा समतल मैदान है, चौड़ा और समतल मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पूर्वी तटीय मैदान में जो है कुछ नदी डेल्टा भी बनाती है। तो कौन कौन सी नदी डेल्टा बना देगा, तो याद रखिएगा गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके अलावा कावेरी डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये इसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा पश्चिमी तटीय मैदान की बात करूं, उत्कल मैदान लिख लीजिएगा ये आपके ओडिशा में, ओडिशा में, ठीक है। थोड़ा सा पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय के बारे में याद रखना है ये जो है आपके अरब सागर के किनारे स्थित है, अरब सागर के किनारे, किनारे स्थित है, ठीक है। अरब सागर के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कहाँ से, गुजरात से लेकर जो है केरल तक फैला है, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा ये गुजरात से केरल तक फैला है, गुजरात से केरल तक फैला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये जो है यहाँ की जो है मैदान कैसी होती है, तो ये जो है यहाँ की जो है ढलान वाली भूमि होती है, ठीक है। कैसी वाली भूमि होती है, ढलान वाली भूमि होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो है कोंकण तट और मालाबार तट जो है ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कोंकण तट जो हो गया, कोंकण तट, और याद रखिएगा मालाबार तट, मालाबार तट ये इसी दोनों का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या फिर कथकली से। तो सबसे पहले अगर मैं मोहिनीअट्टम की बात करूँ तो मोहिनीअट्टम ये केरल से है। भरतनाट्यम की बात करूँ ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात करूँ ये आपके आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। और वहीं कथकली की बात करूं तो ये भी आपके केरल का, यानी कि केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मोहिनी अट्टम से संबंधित ही कलाम
कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा, इसके बारे में जो है आपको ज्यादा ये पॉइंट याद रखना है इनके पुरस्कार के बारे में, ठीक है। पुरस्कार से याद रखिएगा इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है guys? तो याद रखिएगा इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन्हें पद्म श्री कब मिला हुआ है? पद्म श्री। तो याद रखिएगा इनको पद्म श्री मिला था 1977 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो है एम विश्वेश्वरैया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मनमोहन सिंह ने, या फिर सर्वपल्लवी राधाकृष्ण ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया ने जो है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा था इन्होंने। और याद रखिएगा इन्होंने कब लिखी थी? तो याद रखिएगा इन्होंने जो है लिखी थी 1934 में लिखी, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, जो आपके जो है जवाहरलाल नेहरू जगह ऐसा देखिएगा, जो कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है। इनकी कौन सी पुस्तक है गाइस? तो इनकी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो राजस्थान से होकर बहती है? तीस्ता नदी, तापी नदी, लूनी नदी, या फिर झेलम नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी जो है ये राजस्थान से बहती है। और याद रखिएगा ये जो है ये एकमात्र ऐसी लूनी नदी है गाइस, याद देखिएगा एकमात्र नदी है जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र से बहती है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र से बहती है, शुष्क क्षेत्र से बहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो है लूनी नदी का जो है उद्गम कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा अजमेर के पास से जो नाग पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान में जो अजमेर है ना, अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा ये कौन कौन सी ओर बहती है ये भी याद रखिएगा। तो ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अगर मैं बता दूं तापी नदी के बारे में, तो ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तीस्ता नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है। और झेलम नदी की बात करूँ तो ये आपके जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। तो लिख भी लीजिएगा झेलम जो है ये आपकी कहाँ बहती है, तो याद रखिएगा ये आपके जो है जम्मू कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। पूरा क्लियरली लिख देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर मैं तापी नदी की बात करूँ गाइस तो तापी नदी जो है ये आपके कौन कौन से राज्य में बहती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके बाद ये गुजरात, ये तीन राज्यों में बहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक आपका तीस्ता बच जाता है तो ऊपर ही लिख देती हूँ। तीस्ता नदी जो है ये आपको याद रखना है ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत में बहती है। तो ये कहाँ बहती है? सिक्किम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल लिख देती हूँ, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है गाइस? तो याद रखिएगा Na NO3 Na2SO4 10H2O, या फिर KNO3, या फिर K2CO3। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो है NaNO3 होता है। Na आपका सोडियम हो गया, NO3 आपका आयन हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो याद रखिएगा ये कैसा किस रंग का होता है गैस? याद रखिएगा ये सफेद रंग का होता है, ठीक है ना।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, ये जो ये किसका है फॉर्मूला गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट का है, ठीक है ना। सोडियम सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये किसका है गाइस, KNO3। KNO3 किसका है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका K2CO3 जो है ये किसका है गाइस, पोटेशियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है गाइस, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में, तमिलनाडु में, या फिर लक्षद्वीप समूह में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है हमारा सेडल पीक है, और खासकर ये जो है हमारे कौन से अंडमान में है, तो याद रखिएगा सेडल पीक जो है खासकर जो है ये आपके उत्तरी अंडमान में, ठीक है ना। कौन सा, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, सैडल पीक जो है याद रखिएगा ये जो है अंडमान का सबसे ऊंचा तो है, सैडल पीक है, ठीक है ना। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसके अंतर्गत कौन है गाइस, याद रखिएगा। तो इसके ये किसके अंदर है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके सैडल पीक के अंदर, ठीक है ना। सैडल पीक के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। सैडल पीक क्या है गाइस, तो सैडल पीक जो याद रखिएगा ये जो है अंडमान का सबसे ऊंचा पर्वत है, अंडमान का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का, एमीटर का, कंपास सुई का, या फिर जो है किसका किया जाता है गाइस, बैरोमीटर का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपास सुई का लगता है, ठीक है ना। कंपास सुई क्या होता है, बहुत ही छोटा चुंबक होता है, जो ये क्या करता है, जो पृथ्वी के जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो है अनुसार जो है ये क्या करता है, उत्तर दक्षिण दिशा में जो है ये क्या करता है, संरेखित होता है, ठीक है ना। तो ये उसका पता लगाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है गाइस, याद रखिएगा ये जो है सूक्ष्म विद्युत धारा मापता है, ठीक है ना। सूक्ष्म सूक्ष्म विद्युत धारा मापता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ए मीटर, ए मीटर क्या करता है गाइस, याद रखिएगा ये जो है विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दबाव मापता है, वायुमंडलीय दबाव मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाटो के कितने देश सदस्य हैं। तो नाटो के कितने देश सदस्य हैं गाइस, 30 देश सदस्य हैं, 32, 35 या फिर 38। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 सदस्य देश है। और जिसमें से अगर 32 सदस्य देश में अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा सबसे जो है नया कौन शामिल हुआ है, नया शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो सबसे नया यानी सबसे नवीनतम सदस्य देश ये जो है आपका कौन सा हो गया, स्वीडन, स्वीडन हुआ।
और यह देखिएगा ये कब हुआ था, 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ था। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, जो कि ये कहाँ है, बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठा उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो किन्हें सम्मानित किया गया था, गुरु केलुचरण महापात्र को, रुक्मणी देवी को, गुरु विपिन सिंह को, या फिर उदय शंकर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुरु बिपिन सिंह जो है ये किससे संबंधित है, गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुर नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित। ठीक है। और याद रखिएगा गुरु बिपिन सिंह को जो है ऐसा देखिएगा मणिपुरी नृत्य का जो है याद रखिएगा मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है, नृत्य का जनक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भरता जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर पहली पंचवर्षीय योजना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये इसका जो है काल कब से कब तक है ये देख लीजिए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो याद रखिएगा 1969 से लेकर के 1974 तक है। ठीक है। ये इनका अवधि है। तो यहाँ से आपको याद रखिएगा। तो गाइस आज का सेशन ये आपका यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज पूरा देखिए, एंड तक देखिए। ये आपको वीडियो, आपको जो आज का जो सेशन है वो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज आप सभी मेहनत करिए और अपना अपना एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।